करें शुरू। कल हमने शासक पढ़ा था, कौन सा, जो सिलेबस में हमारे नहीं, लेकिन फिर भी संभावना थी कि एक प्रश्न उसका जो है पेपर के अंदर अपने नहीं आएगा। पीछे यानी कि एक पेपर के अंदर आपका प्रश्न पूछा गया था थोड़ा, तो इसलिए उसको एक शासक को हमने पढ़ा है। और फिर भी एक है, हाँ, एक दो ऐसा है कि शासक है जो एक दूसरे से अपन अगर जोड़कर पढ़ेंगे तो बातें उसके अंदर समाहित हो जाएगी। पढ़ाने का मकसद ये था कि जैसे हम प्रताप पढ़ते हैं तो इसकी तुलना जो है वो किससे की गई है, चंद्रसेन की तुलना जो है वो प्रताप से की गई है ना, तो उस आधार पर एक प्रश्न बन सकता है। आज अपना जो शासक रहेगा वो रहेगा कौन सा, जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, यानी कि एक पीढ़ी पीछे चलते हैं। उदय सिंह, गज सिंह, गज सिंह के बाद कौन आया था, अमर सिंह। अमर सिंह तो आया ही नहीं था। हाँ, कहानी कुछ ये थी कि बताते हैं कि गज सिंह की एक पत्नी थी पासवान। पासवान का मतलब होता है अस्थायी पत्नी। ठीक है, अस्थायी का मतलब जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी, कब्जो करोड़ो है अधिकार। और उस पासवान का नाम था अनारा बेगम। पासवान कौन है, अनारा बेगम। और गज सिंह बताते हैं कि अनारा बेगम जो है इससे बहुत ही ज्यादा क्या था, इसका लगाव था। अनारा बेगम जो है इसका बहुत ही ज्यादा गज सिंह के साथ क्या है, लगाव है। और बताते हैं कि ये जितनी बातें अपनी जो सही पत्नी थी उसकी नहीं माना करता था, उससे ज्यादा किसकी बात मानता था, अनारा बेगम की बात मानता था। और बताते हैं कि अनारा बेगम का एक पुत्र था जिसका नाम था जसवंत सिंह। सॉरी, इसके दो पुत्र थे गज सिंह के, अनारा बेगम का नहीं था। इसकी दूसरी पत्नी जो थी, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह और एक बंदा जो है वो आपका कौन सा है, जसवंत सिंह। और बड़ा पुत्र कौन सा था, अमर सिंह, और छोटा था जसवंत सिंह। अब उत्तराधिकारी विधियों के अनुसार देखें तो हक किसका बनता है, अमर सिंह का। लेकिन बताते हैं कि राजपाट जो है गद्दी पर बैठना चाहता था जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह ने एक दिन बैठे बैठे मन मन में सोचे कि अपने ऐसा कोई व्यक्ति देखो जिसकी मेरे पापा बात मानते हैं। तब पता चला कि पापा सबसे ज्यादा अगर बात मानते हैं तो किसकी मानते हैं, अनारा बेगम की बात मानते हैं, इसके अलावा ज्यादा बात नहीं मानते। और जसवंत सिंह बताते हैं कि अनारा बेगम से इतना प्यार करने लगा, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मम्मी जी, चाय लेके आऊं, कॉफी पीजिए, पाँव ही नीचे नहीं रखने देते, उससे पहले चप्पलें तैयार। और अनारा बेगम को लगा कि जसवंत सिंह वास्तव में मेरी कितनी केयर करता है। फिर एक दिन बोल दिया कि मम्मी एक बात बोलूं मैं आपको,
कि क्या कि पापा अब उम्र दराज हो गए, धीरे धीरे दिन नजदीक है, तो उसके बाद उत्तराधिकारी जो बैठेगा, पापा कह रहे हैं कि पापा की इच्छा है कि कौन बने, और अधिकारी उसी का है, लेकिन आगे वाला उत्तराधिकारी मैं बनना चाहता हूँ। मारवाड़ पर अगर कोई कब्जा करना चाहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे पापा के बाद में अगर कोई उत्तराधिकारी संभाले, राजपाट संभाले, तो कौन संभाले, मैं संभालूँ। तो आप पापा को कह देना कि आप जब मरो उस समय जाते जाते ये कहकर जाना कि मेरे बाद में उत्तराधिकारी जो होगा वो जसवंत सिंह होगा, मुझे उत्तराधिकारी बनवा दो। अनारा बेगम ने कहा बस इतनी सी बात। और बताते हैं कि दूसरे दिन सुबह ही दूसरे दिन ही सुबह अनारा बेगम जा पहुंची गज सिंह के पास में कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो मुझे। बोले कि आज तक मैंने मना कब किया, ये बता, तूने जो चीज मांगी है वो नहीं ला कर दी है, तो तू मुझे बता कि आज एक चीज और मांग रही हूं। क्या कि जब भी आप मरो जाते जाते उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और इसने मना कर दिया, बोले नहीं बनाऊंगा। योग्य पुत्र कौन सा है, आगे का उत्तराधिकारी अमर सिंह बनेगा। अनारा बेगम ने कह दिया बस इतनी सी बात, तेरे मेरे प्यार की बस, मतलब आप नाम मात्र का प्यार करते थे, मुझे नहीं चाहते। अब इतनी बात कही तो बताते गज सिंह पिघल गया और उसने कहा ठीक है तू कहती है तो आगे वाला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जसवंत सिंह बनेगा। और अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह के बाद में अगला शासक कौन बनता है, जसवंत सिंह बनता है। और बताते हैं कि अमर सिंह राठौड़, इसको नागौर दे दिया गया। अमर सिंह राठौड़ को क्या दे दिया गया, नागौर दे दिया गया। अब अमर सिंह राठौड़ भी कम नहीं था। अमर सिंह राठौड़ के टाइम की बताते हैं कि राजस्थान के अंदर इधर नागौर में अगर हम बात करें, नागौर में तो राज कौन कर रहा था, अमर सिंह राठौड़, ठीक है। और यहीं पास में बीकानेर के अंदर उस समय था कर्ण सिंह, और इन्हीं के समय दिल्ली के अंदर राज कर रहा था शाहजहां। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, शाहजहां। और बताते हैं कि जब इनके बीच में थोड़ी सी एक मुद्दे को लेकर, इनके बीच में तो क्या दो जाट थे, और मुद्दा रहा था मतीरा। नागौर और बीकानेर की सीमा पर लग गया, बेल कहीं लगी, मतीरा कहीं लगा। अब जैसे मतीरा तोड़ने आए तो धनी ने कहा कि बेल मेरी है, उसने कहा कि मतीरा मेरे खेत में, तो मतीरा मेरे खेत है। ऐसे ऐसे करके फुल भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई होते होते कहां पहुंच गई, नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के पास बात पहुंच गई कि ऐसे ऐसे करके मतीरे के लिए लोग लड़ ले। बात है 1644 की, 1644 की। इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है, अपने में समझना है खाली। और बताते हैं कि अमर सिंह जो था, इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, तो अमर सिंह जीतता है या कर्ण सिंह जीतता है। कर्ण सिंह की इस युद्ध के अंदर क्या हुई थी, जीत हुई थी। लेकिन कुछ कहते हैं कि इस युद्ध में कौन जीता, अमर सिंह भी जीता था, ठीक है। लेकिन वास्तविकता के अंदर जो जीत होती है वो किसकी होती है, कर्ण सिंह की होती है। फिर एक दिन बताते हैं कि कर्ण सिंह यहां शाहजहां के पास आया हुआ था, और शाहजहां का ये एक साला था सलामत खां। हाँ, सलामत खां। और बताते हैं कि सलामत खां ने कर्ण सिंह, दोनों के दोनों गुडविल हो गए, एकदम फुल घनिष्ठ मित्रता। और कर्ण सिंह ने एक दिन सलामत खां को बोला कि राज कौन कर रहा है आपके ऊपर, आपको पता है। बोले कौन कर रहा है,
कि आप नाम मात्र के दिल्ली के शासक है। जो आपके जीजा जी हैं शाहजहां, वो दिल्ली सल्तनत का नाम मात्र का शासक है। आपके ऊपर अगर कोई राज कर रहा है तो वो राज कौन कर रहा है? अमर सिंह कर रहा है, आप नहीं कर रहे। अगर ना मानो तो बताते उस समय शाहजहां ने इनकी नियुक्ति भी की हुई थी और इनको बुलाया था, लेटर देके लेटर भेजा था एक पत्र कि अमर सिंह आपको दिल्ली आना है। अमर सिंह बताते उस पत्र का कोई जवाब नहीं देता है। तब करण सिंह ने कहा कि आप शाहजहां ने पत्र भेजा था, उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मतलब राजपाट तो कौन कर रहा है आपके ऊपर? अधिकार अगर किसी का है, राज कर रहा है तो वो तो अमर सिंह कर रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो। तो बोले क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? अगर आपको विश्वास नहीं है इस चीज का तो दरबार में हम देखेंगे, जब दरबार लगेगा, अमर सिंह राठौड़ आएगा तो आपको सलाम तक नहीं करेगा। वो आपको सलाम किया, अगर राजा बैठा हुआ है सामने तो वो उसको सलाम नहीं करता। आप तो बहुत दूर की बात है। बोले कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हकीकत में ऐसा ही होगा। और बताते हैं कि दरबार लगाया गया और शाहजहां ने पत्र लिख दिया कि अमर सिंह राठौड़ इस तारीख को दरबार लगेगा, आपको आना है। पूरा दरबार सजा, गेट के जस्ट पास में करण सिंह राठौड़ और साला सलामत खां दोनों के दोनों बैठे थे। और करण सिंह जैसे अमर सिंह का आने का समय हुआ तो करण सिंह ने कह दिया कि सलामत खां अब आ रहा है, मेरी बात कही, अगर उसमें फर्क आ जाए तो आप मेरे को जो कहोगे वो मैं कर लूँगा, मंजूर है। और बताते हैं कि जैसे अंदर घुसने लगा और सलामत खां को क्रॉस करने लगा था, जाने लगा तो सलामत खां ने बोला कि गंवार, कहना तो गंवार था, गए गई बोला था। बोले गए कहा था, तब इतने में बताते हैं कि कटार से मार दिया उसको। तब कहा भी गया था कि उन्मुक्त गगो के इन हाथ ली कटार, वार के पायो नहीं कमदज हो गई पार। कमदज मतलब कटार। बोले गई कहा, तो कहना तो था कि कहाँ से आते हैं गंवार, पता ही नहीं है आपको। गई बोला तो वार तो का ही नहीं था। उससे पहले ही वार किसने कर दिया? अमर सिंह राठौड़ ने। और बताते कि तलवार उस कटार के माध्यम से सलामत खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब सलामत खां को मार दिया, पता चला मारा किसको? शाहजहां के साले को। अब बाहर जाए तो सैनिक और अंदर जाए तो शाहजहां। और बताते हैं कि शाहजहां को कह दिया कि शाहजहां तैयार हो जा, अब तू मरेगा। शाहजहां के पीछे भागा। शाहजहां का जैसे दरबार लगता था, एक विशेषता थी कि दरबार का पीछे का जैसे गेट खुलता था, गेट खुलते ही शाहजहां महिलाओं के कमरे में घुस जाया करता था सीधा। और जब पता चला कि हाँ ठीक है आ रहा है, तब उसने कटार फेंकी, अमर सिंह राठौड़ ने कटार फेंकी तो उसने दरवाजा खोलते हुए महिलाओं के कमरे में घुस गया जैसे तैसे करके। और अपना स्वाभिमान है कि महिलाओं के कमरे में बिना इजाजत के हम नहीं जाते। और बताते हैं कि अमर सिंह राठौड़ ने अपना घोरड़ा जो बादल था उसको आगरा के किले से कुदाने के कारण वहां बताते हैं उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। और मृत्यु होने के बाद में शाहजहां बाहर आया और आकर देखा कि है कहाँ? अमर सिंह राठौड़ बोले कि वो तो मर गया। तब जाते जाते वो बंदा लिख के बोल के गया था कि अमर की कमर में कहाँ की कटारी, अमर की कमर में कहाँ की कटारी, पाव शेर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, अगर होती शमशेरी तो छीन ले तो आगनी। कि सिर्फ छोटी सी एक कटार थी और उस कटार से उसने पूरी बादशाह को हिलाकर रख दिया था, पूरे यानी दिल्ली दरबार को उसने तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि राजा को महिलाओं के कमरे में घुसेड़ दिया। इससे बड़ा क्या? अगर उस व्यक्ति के पास में तलवार होती उस दिन तो ये राजा आपके सामने जिंदा नहीं रहता। और अमर सिंह राठौड़ को उसके बाद में एक संज्ञा दे दी कि कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ को संज्ञा दे दी कि कौन सी? कटार का धनी। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जसवंत सिंह के पिताजी कौन थे? तो हम कहेंगे गज सिंह। जसवंत सिंह नियुक्त किसके दो कहने पर होता है? तो हम कहेंगे अनारा बेगम के कहने पर। कितने भाई थे? तो दो, एक तो अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। अमर सिंह को कौन सी जागीर देगी? नागौर की जागीर देगी। इतनी बात हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, 2-3 बातें लिखो फिर हम आगे और समझेंगे। पहले हेडिंग बनाओ जसवंत सिंह। समझ में आ गई? जसवंत सिंह क्या लिखोगे? शासनकाल ये में क्या लिखना है? लिखो टाइम पीरियड, शासनकाल 1638 से
78 तक, 1638 से 78 तक का क्या रहा है इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, पिता का नाम लिखो गज सिंह, फिर एक पंक्ति में लिखो गज सिंह की पासवान अनारा बेगम के कहने पर, अनारा बेगम के कहने पर अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह शासक बने। ठीक है, फिर लिखो अमर सिंह राठौड़ को अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर दी गई। अच्छा, एक बात बता सकते हो कि अमर सिंह राठौड़ को यह जागीर दी गई थी, कब दी गई थी? शाबाश, 1638 के अंदर, 1638 में। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अमर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि कटार का धनी क्यों कहते हैं, क्या कारण था, तो हम लिखेंगे अमर सिंह राठौड़ ने, अमर सिंह राठौड़ ने कटार के एक वार से शाहजहां के साले सलामत खां की हत्या कर दी, हत्या कर दी थी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहते हैं। कटार का क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे धनी कहा जाता है। और जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक का रहा? तो 1638 से लेकर 78 तक का जो है वो शासक रहता है। ठीक है, एक तरफ लिखना चाहो तो लिख लो, मतीरे की राड, थोड़ी तारीख लिख लो। मतीरे की राड 1644। दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बनेगा कब की बात करेंगे तो हम कह देंगे 1644।
दूसरा प्रश्न अगर बन सकता है तो बनेगा मध्य किन किन की होती है। दूसरा प्रश्न बनेगा तो मध्य किन किन की होती है, तो हम लिख देंगे किन किन के बीच में अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, और एक तरफ कौन था, करण सिंह। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद में रखनी, नोट करो जल्दी से। एक तो अमर सिंह राठौड़ और एक करण सिंह के बीच में घटना होती है, कौन सी, 1644 के अंदर एक राड होती है, उसका नाम क्या है, मतीरे की राड। चले आगे। अब शासक है जसवंत सिंह। एक प्रश्न बनेगा इनसे कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां हुआ था। लिखो जसवंत सिंह का राज्याभिषेक, अगर राज्याभिषेक से हमारा प्रश्न बने तो हम कहेंगे इनका राज्याभिषेक जो है वो कहां होता है, आगरा। कहां हुआ था इनका राज्याभिषेक, तो हम कहेंगे आगरा के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राज सिंह कुंपावत। लिखो प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत। क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत, और राज सिंह कुंपावत की छतरी जो है वो कहां है, तो हम कहेंगे कहां पर, जोधपुर में। राज सिंह कुंपावत की छतरी कहां है, राजस्थान के अंदर, तो हम कहेंगे जोधपुर के अंदर राज सिंह कुंपावत की छतरी बनी हुई है। जो किसके प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, तो हम कहेंगे जसवंत सिंह के क्या है, पीएम है। छतरी इनकी कहां है और इनको उपाधि दी गई थी कौन सी, पूरा नाम क्या है, महाराजा जसवंत सिंह है ना। तो जो महाराजा की उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है, उपाधि लिखेंगे हम, उपाधि जो है वो है महाराजा की। उपाधि दी जाती है किसकी, महाराजा की, और देता कौन है, तो हम कहेंगे शाहजहां के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, तो हम कहेंगे महाराजा की उपाधि दी गई। ठीक है, एक प्रश्न बनता है, बहुत शानदार सा, सीधी सी पंक्ति उठाता है कि राठौड़ों का वह शासक जिसने शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर भाग लिया था, तो हम कहेंगे कौन सा शासक, जसवंत सिंह। ठीक है, लिखो इन्होंने शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, अब एक और बता दो फिर, आमेर का वह शासक जिसने शाहजहां के, मिर्जा राजा मान सिंह, जय सिंह होगा, मिर्जा राजा जय सिंह नहीं था, है अब मान सिंह पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कौन सी बुक में, मिर्जा राजा जय सिंह था, मान सिंह नहीं था। लिखो, नोट लगा के लिख लेना।
लिखो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया, ये ध्यान में रखना। ये मिर्जा राजा जयसिंह है और मारवाड़ से कोई भाग लेता है तो वो कौन लेता है? महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, अब आओ इनके उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें रही थी, क्या कारण था। नोट कर लिया? करो, जल्दी से नोट करो। वंदना, शाबाश, खड़े हो ना। चंद्रसेन को जहर किसने दिया था? चंद्रसेन को जहर किसने दिया था? बेरिशान ने। कहां पर? सचियाप में। आगे बैठ जाओ। जेता, जेता ही है ना? आपके नाम की छतरी कहाँ है राजस्थान में? सचियाप पाली में। आप ही के नाम का एक बंदा था, उसका एक सहयोगी और था, जैसे वंदना आपकी सहयोगी है, सहयोगी का नाम कुंपा। छतरी का है दोनों की। फिर मंडौर में है? मंडौर में पता नहीं है क्यों? आगे खड़े हो ना। कहाँ है? ये नहीं बताना, प्रश्न चेंज करो। प्रश्न है आपके लिए, शेरशाह सूरी कौन से अभियान पर गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी? कौन से अभियान पर? नहीं पता? खड़े रहो फिर आज। शाबाश, लिख लिया? लिख लिया? अब आ जाओ। हम पढ़ेंगे शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष। शाहजहां के कितना नानिया? 4। कितना? 4। चारों नाम? चार पुत्र थे इनके भाई। एक का नाम था दारा, एक का नाम था औरंगजेब और एक का नाम था मुराद और एक का नाम क्या था? सुज्जा। ठीक है, एक का नाम तो क्या है? दारा, एक का नाम औरंगजेब, एक का नाम सुज्जा और एक का नाम। अब एक प्रश्न तो स्ट्रक्चर देख लेना सीधा सा कि उत्तरी भारत में कौन था, सॉरी पूर्वी भारत में कौन था, पश्चिमी भारत में कौन था, और उत्तरी भारत में किसकी नियुक्ति थी, और दक्षिणी भारत में कौन था। एक तो ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। अब इनके घटनाएं पढ़े तो अपने पहली घटना आती है एक बहादुरपुर का युद्ध।
ठीक है। बताते हैं कि हाँ आगे याद कौन सा था? कालिंजर अभियान, जेता और गुम्फा कहाँ थे? पाली में। पाली में कहाँ हैं? बैठ जाओ। सांझा बताते हैं कि जब अंतिम अवस्था थी, वृद्ध हो गया, तो एकदम यानी कि अब कहानी नजदीक की, आज जावर काल जावर। चारों में बताते हैं कि योग्य जो था वो था दारा। सबसे बड़ा भी कौन? दारा। और सांझा बताते हैं कि मरने से पहले दारा को बताते हैं कि अपना उत्तराधिकारी बना गया। जीवते जी इनके एक शासक घोषित कर दिया। बोले कि शासक कौन बनेगा? दारा बनेगा। अब वो बताते हैं कि ये बात इन तीनों को पता चली कि शुजा, औरंगजेब और मुराद ये चाहते थे कि दारा शासक नहीं बने, और आपस में एक दूसरे को मैसेज डाल रहे हैं, कोई पत्र भेज रहा है, कोई कुछ ही कह रहा है कि आपने देखा है कि पापा ने बिना बताए, हमें कुछ नहीं, सूचना ही नहीं है इस चीज की, और नियुक्ति किसकी कर दी है, उत्तराधिकारी किसको चुन लिया? दारा को चुन लिया। और ये बात थोड़ी शुजा को पता चली। शुजा यूं हफड़ा तपड़ी वाला ज्यादा भयंकर, मैं कहता लाल हो गया, ऐसे कैसे पापा ने नियुक्त कर दिया, मैं देख लूंगा पापा को। और इस बंदे ने सेना भेज दी। बोले कि पापा क्या जाने। ठीक है। जब ये बात पता चली दारा को कि शुजा सेना लेकर आ रहा है, और किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ, पापा ने मुझे उत्तराधिकारी क्यों बनाया, तब इस दारा ने एक बंदा भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। बोले कि तू जा, और सामने कौन आ रहा है? शुजा आ रहा है। टिका के मैं कहता हूं बनाओ, खुली छुट्टी है, और सुझा दो, देखी जाएगी, जो होगा वो बाद में संभाल लूंगा, लेकिन एक बार टिका के ऐसा है पूरा जिस रोक होना चाहिए। और बता दे इतना कुछ जा इसको मान जा, बंदे को कहानी खत्म। सूझा तो गया, अब बचे दो, एक तो गया, पीछे बचे दो। अब औरंगजेब ने मैसेज डाला मुराद को कि मुराद, पता है क्या हुआ? क्या हुआ कि शुजा ने हमें बिना बताए दारा पर आक्रमण किया था, और दारा ने एक सैनिक भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह, और उसको मारकर चला गया। पापा का जो उत्तराधिकारी है, दबदबा काफी है, राजपाट हमें चाहिए। बोले कि ऐसे तो नहीं मिलेगा। इन दोनों ने बताते हैं कि एक योजना बना ली कि ये बंदा गया था अकेला, ये एक सीख है अपने लिए। ये बंदा गया था अकेला, अपन जाएंगे दोनों एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, और जीत गए तो एक पर तो तू बैठ जाना, मालवा वाला जो हिस्सा है वो दोनों बांट लेंगे आपसे। मालवा है एक पर, यानी एक दोनों में से एक तो रहेगा कहां पे? मालवा में, और एक कहां जाएगा? दिल्ली रहेगा। बोले ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। अब इन दोनों ने प्लान बना लिया। 1658 की बात है। योजना बनाई कि चलते और आक्रमण करेंगे। अब सीधे जाए तो सामने फटीड पड़े भयंकर। इन्होंने 1 लाख सेना ले ली अपने साथ, 1 लाख सैनिक ले लिए। बहाना ये बनाया कि हम हमारे पिता के प्रिय पुत्र हैं, और पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब है, और हम पिताजी से मिलने जा रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे हम हमारे पिताजी से मिलने जा रहे हैं। और बताते हैं कि ये सेना लेके
प्लान करके मैसेज डाला कि हम आ रहे हैं पापा से मिलने के लिए। दारा बड़ा एक चतुर आदमी था। दारा ने एक सैनिक नियुक्त कर दिया जसवंत सिंह को कि जसवंत सिंह तू जा यहां से एमपी धर्मत, वहां रुक जा। ये सैनिक लेके आएंगे, सेना ये बोल रहे हैं कि हम पापा से मिलने आ रहे हैं। आपको चेक करना है कि पापा से अगर मिलने आएंगे तो सिर्फ 2 ही बंदे आएंगे, एक तो मुराद और एक इसके अलावा तीसरा बंदा आ गया तो समझ लो टांगे टूटेगी। आना ही नहीं चाहिए, 2 बंदे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है जो आपकी इच्छा। और बताते हैं जसवंत सिंह कहाँ आ गया, धर्मत आ गया। धर्मत आया, सेना इनसे मिला, मिलते ही बोले कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि पापा बीमार है, पापा से मिलने जा रहे हैं। मैं मुराद और ये औरंगजेब है। बोले कि पापा से मिलने जा रहे हैं, पापा का स्वास्थ्य इतने भी खराब नहीं है कि 1 लाख सैनिक लेके जा रहे हो तुम मिलने के लिए। पापा की इतनी तबीयत नहीं बिगड़ी है, सैनिकों को यही छोड़ो, आप दोनों जा सकते हो तो जाओ। लेकिन आए किस मकसद से थे? अपने को तो दारा को सल्टाना है, दारा को मारना है, गद्दी चाहिए अपने को। अब अपने 2 जाएंगे, लाख यहां बैठे हैं, तो दारा तो 2 को तो वैसे ही सल्ट लेगा। और बोले कि हम आए तो हैं सैनिक, यानी जा तो कहीं और रहे थे, सोचा पापा से मिलते चले, तो सैनिक हमारे साथ थे, आप हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, हमें 10 दिन का टाइम दीजिए। और 10 दिन के अंदर मैं सैनिक जो है इनकी खाने पानी की सारी व्यवस्था करके इनको एक जगह छोड़ दूंगा, और फिर हम पापा से मिलके और सैनिक सारे वापिस चले जाएंगे। बोले कि ठीक है जो आपकी इच्छा हो। और बताते हैं कि जसवंत सिंह के साथ में दारा ने एक व्यक्ति और भेजा था, उसका नाम आता है कासिम खां। मुसलमान था, और यह बंदा भी थोड़ा यूं तेज दरार। इसने कासिम खां को उठाया, कासिम खां को उठाकर बोला कि क्या बात है, आज मुस्लिम मर गए क्या सब? कैसे? बोले कि तुम मुस्लिम तो हो नहीं। बोले कि हम तो मुस्लिम हैं। आपका भाई भी तो मुस्लिम ही है, दारा शिकोह भी तो मुस्लिम है। बोले कि उसको मुस्लिम कौन कहता है, वो तो प्योर हिंदू है एकदम, वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ सारे रट रखे उसने। कुरान पढ़ा लो, कुरान नहीं पढ़ी जाती उससे, वेद पढ़ा लो पढ़ देगा, गायत्री मंत्र पूरा आता है उसको, वो तो प्योर हिंदू है। आपने कहां कहा? बोले कि ऐसे थोड़ी ना होता है, आप नाम मात्र के हो, आपके ऊपर राज कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? राठौड़ कर रहे हैं या राजपूत कर रहे हैं, दिल्ली जयपुर वाले कर रहे हैं या कोटा वाले कर रहे हैं? आप तो नाम मात्र की नियुक्ति कर रहे हैं, तो आप किसकी कर रहे हो? भेज रहे हो तो अगर किसको भेज रहे हो? राठौड़ों को भेज रहे हो, खुद तो नहीं जा रहे ना, गुलामी कर रहा है तो कौन कर रहा है? बोले कैसे? कि जब बहादुरपुर का युद्ध हुआ उस समय अगर नियुक्ति की तो मिर्जा राजा जय सिंह की थी, वो भी तो एक राजपूत सरदार था। और आज अगर कोई सेना लेकर यहां पहुंचा है तो जसवंत सिंह राठौड़ पहुंचे। और जब भी हमने पीछे युद्ध लड़े उसमें जैसे कोटा का उमेद सिंह आया था तो राजपूत आ रहे हैं, मुस्लिम कहां आ रहे हैं? आप तो उनके अंडर में काम कर रहे हो। और बताते हैं कि बातें ऐसी बोल बोल के और कासिम खां को अपने अंडर में कर लिया। जब ये बात पता चली जसवंत सिंह, कासिम खां किसके साथ मिल गया? औरंगजेब के साथ। और बताते हैं कि जसवंत सिंह ने आक्रमण कर दिया, बोले युद्ध आज ही लड़ेंगे हम, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद पापा का स्वास्थ्य नहीं है, दारा शिकोह की राजगद्दी है। और बताते हैं कि फुल भयंकर लड़ाई हुई थी, उसमें जैसे तैसे करके औरंगजेब जीत गया और दारा जसवंत सिंह बताते हैं कि हार गया। और जसवंत सिंह हारा भी नहीं था, कहते हैं कि जसवंत सिंह ने फुल ये जिद पकड़ ली थी कि इस युद्ध भूमि में मार के जाऊंगा औरंगजेब को, या इस युद्ध को मैं जीत के जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लेकिन सैनिकों ने कहा था कि अपने क्या लेना देना, राजा ने नियुक्ति कर दी, हम युद्ध में लड़े जरूर हैं, मरना थोड़ी ना है। और बताते हैं कि कोई तकड़ा बलशाली था, उसने गोदी में चक के बाहर लेके चलो इसको गए, नहीं तो युद्ध भूमि में मर गया कहानी आउट हो जाएगी। और बताते हैं कि जब ये सूचना जसवंत देव को पहुंची, जो जसवंत सिंह की पत्नी है, ये तो जसवंत सिंह और वो जसवंत,
उसने बताती है कि घर के दरवाजे बंद कर दिए। कि जो पति, जो व्यक्ति युद्ध भूमि में अगर हार कर आ जाता है, मैं उस व्यक्ति का मुंह देखने तक पसंद नहीं करती। अगर जिंदगी में जीत जाओ तो वापिस इस घर में आ जाना, अन्यथा डू नॉट एंट्री, बाहर ही ठीक है। तब सैनिकों ने समझाया था कि ये बंदा युद्ध भूमि में लड़ रहा था और पूरी इसकी जिद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन हम उठाकर लेके आए। अगर नहीं उठाकर लेकर आते तो मैं गारंटी शुदा लिख कर देता हूं 100% कि आपका सुहाग उजड़ जाता, जसवंत सिंह मर जाता। और समझाने के बाद में बताते कि जसवंत देव ने गेट खोले और जो व्यक्ति चांदी के पात्र के अंदर भोजन करता था, उस व्यक्ति को लकड़ी के पात्रों के अंदर उस दिन भोजन करवाया गया था। प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिस युद्ध के बाद जसवंत सिंह के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो हम कहेंगे धर्मत का। एक बार यहां तक की बातें न लिखें। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? ठीक है। अब पहला बिंदु लिखो, लिखो बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह ने शुजा के खिलाफ या शुजा के विरुद्ध मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति की। मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति। ठीक है। फिर लिखो बहादुरपुर के युद्ध में राणा शुजा की हार हुई थी और इस युद्ध में शुजा मारा गया। शुजा मारा गया। शुजा को मतलब फिनिश। ठीक है। फिर हेडिंग बनाओ धर्मत का युद्ध। इसमें से जो प्रश्न बनेंगे वो देख लो। पहला प्रश्न तो ये युद्ध कब होता है, और दूसरा युद्ध बिंदु जो बनेगा किन किन के बीच में हुआ था, और तीसरा हम बिंदु लिखें तो लिख लेंगे इस युद्ध की कोई विशेषता, यानी कि विशेष बात। होता कब है? 16 अप्रैल 1658। मध्य किन किन के बीच में हुआ, तो हम कहेंगे एक तो जसवंत सिंह प्लस औरंगजेब और वह मुराद। और इस युद्ध में जीतता कौन है? औरंगजेब की इस युद्ध के अंदर विजय होती है और जसवंत सिंह इस युद्ध के अंदर हार गया था। ठीक है। अब एक पंक्ति और लिखेंगे। आगे लिख लेते हैं। लिखो दारा शिकोह ने
दारा ने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम और कासिम खां को या कासिम खां की नियुक्ति ठीक है। युद्ध कौन सा है? धर्मत का। फिर इसमें एक चीज और लिख लो कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की हार के कारण इस युद्ध में जसवंत सिंह की हार के कारण इनकी पत्नी, जिनका नाम जसवंत है, इनकी पत्नी जसवंत दे ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। ये पंक्ति बहुत बार पेपर में आई हुई है भाई, बहुत बार। आप तुलना भी कौन कर सका, इतनी बार पेपर में पूछ ली कि इतिहास की वह रानी जिसने अपने पति के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो हम कहेंगे वो पत्नी कौन सी है? जसवंत है। अब सोचो दिखाने, घटना तो ऐसी घटती है, आज भी घटित होता है ऐसा भी, है ना दीपक सर? होता है ना ऐसा? है क्या था? आज ध्यान को नहीं होता है, आस पड़ोस में सुनते ही हो हैं? हो सी की उम्मीद है, एक्सपीरियंस सब चीज। देखो आज भी ऐसा ही होता है कि आदमी ज्यादा पी के आ जाए नहीं, है ना, गेट गुट बंद हो जाए, किसी घर के अंदर प्रवेश है ना, होता है। खैर है ना रे, ठाई कौन लागे गुरु जी? अब वाली बेर कम को नहीं है, झांसी हूं। अब तो एक वो क्या नाम है, क्रेज हो रहा है ड्रम ड्रूम वाला, और वो भी फिर प्लस के अंदर समानता का अधिकार, है ना, बराबर बोलने का अधिकार है। ज्यादा बोल जाएगा चुप रहे। संविधान ये कहता है, मेरे धाराएं भी अचंभित है। मैंने 2021-22 में जब पुलिस की तैयारी की थी ना, उस समय हमारे एक स्पेशल टॉपिक लगता है एक पुलिस के अंदर, महिला बाल अपराध। उसमें धाराएं पढ़ी, धारा पढ़ के खुद ना हंसी भी आवे, मन में ऐसा जी करे अगर बाई चांस से धारा से लुगाई अंठा लागी नहीं, रोज की सासू थक जेल में ला देगी। उसमें स्पष्ट ऐसे लिखा हुआ होता है, अगर किसी महिला के सामने अगर आपने देख लिया ढंग से, चलो थाने, ठीक है, अवधि भी 10 सेकेंड है। अगर आपकी झगड़ा यानी सासू के साथ में लड़ाई होती है तो उसकी भी एक कोई सजा है, और उसमें 2 साल का कारावास है और जुर्माना हो रहा है। अब तो हंसी आओ, सोचो, चलो ठीक है, आपद फेरी गेट है, अब उसमें कहीं महिला डिपार्टमेंट भी लगा हुआ होगा, महिला बाल अपराध पढ़िया है, वो पढ़ने के बाद के केस अप्लाई करके देख ले, प्रैक्टिकली यूज। कोई मैरिड हो सी जना घरे गई लड़ी, सासू माँ कीप साइलेंट, आर्टिकल 268 है तो क्या केसी है,
है जी सर, फिर के कैसी बे गए भाई ग्रेस वाली अब को नहीं, अब तो आप पढ़ा भला हो जाए भाई ग्रेस, हकीकत में है ये। मारले डिपार्टमेंट में 12वीं में 26 पढ़ता, ठीक है, और विभाजन भी बराबर बराबर था, संख्या 13 की थी, टिंगरे में 4 ही पढ़ता, छोरियां ग्रुप हो तो 10 को। एक चीज थी, हम 4 दबदबो पूरा होता, ठीक है, जिद चलती, जिद चलती थी, सबसे ज्यादा लिखेगा कौन, पढ़ के कौन आएगा, नंबर किसके सबसे ज्यादा है, स्टाफ हमारा हो तो बांध में बिया सेट कर लेता, खाटो पारी दे। एक चीज हकीकत एक चीज और है कि कहने की 100 बात होती है, पढ़ाई के साथ समझौता आज तक भी नहीं किया और ना ही करेंगे। पढ़ना है ना, बी टाइम ये मान लो कि सीधे तो जी 2 घंटा ही पढ़ना है, फिर टिका के 2 घंटा पढ़ाऊंगा यार जी, ये जच की नहीं, कौन पढ़ना 3 घंटा, नींद कूटनी है, फोन चढ़ाया फ्लाइट मोड कूटो, यार जी जच की घूम गया है, फिर सीधे तो घूम गया हूँ एकदम जिसर फिक्स है, काम जो करना है वो एकदम सीधे तो सही करना है। पढ़ने बैठ गया नहीं, बैठ फोन साइलेंट, ये खासियत है। और पढ़ाई के साथ तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 घंटा पढ़ो नहीं पड़ता, 3 घंटा ही जिस और एकदम ध्यान केंद्रित करके अगर पढ़ लिए ना, वो 5 घंटे और वो 3 घंटे एज इक्वल है, बराबर है इसी दोनों, ये खासियत है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। जसवंत सिंह की हार के कारण, जसवंत सिंह की हार के कारण इनकी पत्नी जसवंत दे ने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की हार का कारण क्या था। 2 कारण बताएंगे। एक तो सेना बहुत ही, हाँ हम शॉर्ट में लिखें, कासिम खां का विश्वासघात, कासिम खां का विश्वासघात, और दूसरा कारण लिखेंगे हम कम सेना। अगर कोई पूछ ले कि औरंगजेब और मुराद दारा शिकोह के पक्ष में विपक्ष में पहली बार कब आए, तो 1658 के अंदर कितनी सेना लेकर, तो हम कहेंगे 1 लाख की सेना लेकर। कितनी सेना? 1 लाख की सेना लेकर। उसके बाद दूसरी घटना घटती है, अब पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर दिए ना, तब बताते हैं कि वचन दिया था कि अब की बार अगर युद्ध भूमि में जाऊंगा तो जीत के आऊंगा, अगर जीत के नहीं आया तो उस युद्ध भूमि में शहीद होके आऊंगा, हार गया तो जिंदा वापिस। और 1659 के ठीक यानी 58 के ठीक 1 वर्ष बाद में राजस्थान के अंदर एक युद्ध और होता है, उसका नाम आता है दोराई का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दोराई का युद्ध। 1659 के अंदर। बस आपको इतनी ध्यान में रखनी है कि ये युद्ध भी उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए हुआ था, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष जो है शाहजहां के पुत्रों में। अब इस युद्ध के अंदर बताते हैं कि जसवंत सिंह ने पलड़ा भारी कर दिया था। एक तरफ तो कौन है? दारा शिकोह है, और एक तरफ कौन है? औरंगजेब है। लेकिन बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर अब की बार औरंगजेब के साथ कौन लड़ रहा है? जसवंत सिंह, जो पहले दारा शिकोह का क्या था? सेनापति था। अब की बार किसके साथ लड़ रहा है? औरंगजेब के साथ लड़ रहा है। सहयोगी जो रहे थे वो कौन थे? तो हम कहेंगे जसवंत सिंह। 1659 के अंदर दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? तो हम कहेंगे औरंगजेब का साथ दिया था। और इस युद्ध के अंदर बताते हैं औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकोह की इस युद्ध में क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक है। तो ये 2 युद्ध आपको अच्छे तरीके से याद में रखनी है, 1658 का युद्ध और एक 1659 का युद्ध, ठीक है, याद हो जाएगा।
अब बताते हैं कि जब जसवंत सिंह ने साथ दिया और विजय होने के बाद में जसवंत सिंह की नियुक्ति कहां पर करता है? ये है गुजरात या काबुल? पहले गया फिर कहां जाता है? काबुल। लेकिन आपकी ये प्रश्न पेपर में बनता है कि जसवंत सिंह की नियुक्ति कहां की गई थी? काबुल अभियान पर। तो हम कहेंगे राठौड़ों का वह शासक जिसकी औरंगजेब द्वारा नियुक्ति काबुल अभियान पर की गई थी, तो हम कहेंगे कौन सा? जसवंत सिंह प्रथम था। और करता कब है? 1600 है 73। और जब बताते हैं कि जसवंत सिंह की 1578 के अंदर मृत्यु होती है, तब औरंगजेब एक बात भी लिख कर जाता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया या टूट गया। लिख लो, लिख लो। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम, हाँ, कुफ्र का दरवाजा टूट गया। बहुत है यार, इतना ही गोनिया नहीं मरियती में थोड़ी हो। दाराश को नहीं, युद्ध अभियान इतना ही कोनी आएंगे उत्तराधिकारी में। 8-9 अभियान है उत्तराधिकारी संघर्ष है नहीं जगह, इतना ही कोनी है 8-9 है। लेकिन आपने काम की जगह इम रिलेटिव है 2-3 ही लागे बे पढ़ने। ठीक है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये कहता है, कथन है औरंगजेब का। और किसकी मृत्यु पर कहता है? तो हम कहेंगे जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहता है। जब हम भारत पूरा पढ़ते हैं ना, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तब इसके पूरे के पूरे औरंगजेब के अभियान आते हैं। तो उसके अंदर यानी इतने युद्ध नहीं थे, कम से कम इसने उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए नाना करते करते थोड़े थोड़े टाइम में 10 से 12 युद्ध लड़े थे। वो इतनी घटनाएं अपने है भी नहीं। ठीक है, लिख लिया? लिखो, जसवंत सिंह के 2 दरबारी कवि थे। 2 दरबारी कवि, एक का नाम तो है दलपत मिश्र और एक का नाम है मोहनोत नैनसी। एक बंदा तो कौन सा है? दलपत मिश्र। दलपत मिश्र की एक रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है जो जसवंत सिंह पर लिखी गई थी, उसका नाम है जसवंत जसवंत उद्योग। और एक जसवंत विलास। ये दोनों ध्यान में रखने। ठीक है, एक जसवंत विलास, एक ठीक है, एक आया था जिसका हम पढ़ते हैं मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी, इसकी 2 थी। एक तो कौन सी? एक तो नैनसिरी ख्यात। एक कौन सी? मारवाड़ी वचनिका, है ना? अचलदास खिंचरी वचनिका किसने लिखी थी? इधर, हाँ हाँ, नहीं पता? पूजा पीछे वंदना जेता, नहीं पता? शिवदास गार्डन, वाह। इधर सर गुरुजी कौन लिखी? अजय सर, शिवदास आ गए। मांडना का गार्डन, शिवदास गार्डन की रचना है। ठीक है, ये 2 इनकी ध्यान में रखनी। इसके अलावा 2-3 कवि और लिखो। लिखो सूरत मिश्र, तीसरा कवि लिखो सूरत मिश्र। तीसरा कौन सा है? सूरत मिश्र। चौथा लिखो हर हरिदास
हर हरिदास, और एक और लिख लो बनारसी दास, नवीन कवि, बनारसी दास, नवीन कवि, हर हरि की जगह ना नरहरि करो, ऐसे करो, नरहरिदास, दलपत मिश्र, मुनोतनैन सिंह, सूरत मिश्र और नरहरिदास, बनारसी दास और नवीन कवि। मारवाड़ रे प्रंगणारी विगत जो की है वचनी का, इसको अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? राजस्थान है एक जो मारवाड़ का गजेटियर। एक चीज और लिख लो, इधर लिख लो मारवाड़ रा प्रंगणारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर, मारवाड़ रे प्रंगणारी विगत, मारवाड़ रे प्रंगणारी विगत, मारवाड़ रे प्रंगणारी विगत, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गजेटियर। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात पूछे तो नैन्सी की ख्यात है, ठीक है। बंद रचना के रचना जो है, ठीक है, कवि भी पूछे कवि आधार पर तो है ही है, लेकिन उनकी कोई रचना पूछ ले फिर आप कैसा मारवाड़ रे प्रंगणारी विगत, ठीक है। अब जसवंत सिंह के बाद शासक बनता है कौन? अजीत सिंह बनता है ना। लेकिन एक चीज और लिखो, 1678 से लेकर 1707 तक, 1678 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के द्वारा, 1678 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के द्वारा मारवाड़ को खालसा घोषित। 1678 से लेकर 1707 तक, 1707 तक मारवाड़ को खालसा घोषित, मारवाड़ को खालसा घोषित, ठीक है। और 1707 के अंदर शासक बनता है कौन? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को शासक बनाने के अंदर अगर एक बंदे ने सहायता की थी, उस बंदे का नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा हम बोल सकते हैं शासक, जिसे जन्म के बाद में देश निकाला दे दिया गया। मतलब जो अपना पुत्र स्वीकार नहीं करे उसको क्या कहते हैं? बेदखल। और बताते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ और इनकी माता जो है, इन दोनों को इनके पिता, जिनका नाम आता है आशकरण राठौड़, और बताते हैं कि आशकरण राठौड़ ने इनकी माता और इन दोनों को क्या दे दिया? बोले कि आज के बाद में मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है और आपका मेरे वंशावली से कोई भी संबंध नहीं है। और बताते कि इनको जैसलमेर के पास में जगह दे दी। एक दिन की बात है कि जसवंत सिंह के दो सेनापति थे, सैनिकों को भेजा गया था ऊंट चराने के लिए कि आप जाओ ऊंट चरा के ले आओ। गंगा रिसाड़ा देकर भेज दिया। ऊंटों का झुंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? गंगा रिसाड़ा। रिसाड़ा देकर भेज दिया, बोले जाओ ऊंट चरा के ले आओ। और ऊंट पे वो चराते थे कैजुअल तरीके से, ऊंट के ऊपर ही बैठ के ऊंट चराते थे। दो ऊंट पर बैठ जाते थे, दूर से यानी कि ध्यान रखते थे कि कौन सा ऊंट कहाँ जा रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है,
उसके ऊपर बैठकर केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि एक दिन ये दोनों बंदे हता ही लग गए आपस में। दोनों बातें करते आ रहे थे कि यानी जसवंत सिंह कितना अच्छा शासक है और वीर दुर्गादास राठौड़ ऐसा समय था, देखा नहीं था कि दुर्गादास राठौड़ है कैसा, लेकिन बात करते आ रहे थे कि जसवंत सिंह जो है इन्हीं का एक सेनापति रहा है आस्करण राठौड़, उसने इनके एक पुत्र दुर्गादास राठौड़ जो है उसको बाहर निकाल दिया और यहाँ जैसलमेर के इर्द गिर्द ही रहते हैं। और बताते हैं कि धीरे धीरे वो ऊंट आगे आगे चरते चरते जा रहे थे, वो पीछे पीछे दोनों हताई करते करते आ रहे थे, काफी गैप आ गया बीच में और ऊंट बताते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ के खेत में बढ़ गए। वीर दुर्गादास राठौड़ के खेत में बढ़ गए और वीर दुर्गादास राठौड़ ने दूर से देखा कि हाँ ठीक है ऊंट तो बढ़ गए, पीछे से कोई नहीं आ रहा है। तो ऊंटों को पहले तो बोला कि ठीक है टाट है, बाहर निकल जा रही है, बिया आप मारा ही है, रोज आज तो लल कर मारा तू तू करके भाजो। तो बताते हैं कि लल करे मारी तो वो बाहर नहीं निकले। दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आ गया और उसने, मैं कहता हूँ कि ऊंटों की रगड़पट्टी चढ़ाई टिका के। ऊंट को जब भी खेत में छोड़ते हैं ना चराने, तो उसके दोनों पांव आगे से बांध कर छोड़ते हैं। इस प्रकार से ना पांवों में आठा बांध दिया जाता है जेवड़ी से, इस प्रकार से दामन, ताकि ऊंट ज्यादा, अगर ऊंट खराब हो जाए बोलते हैं कि मनुष्य को खा जाता है ऊंट कई बार, तो वो भी पीछे भागे तो भी ज्यादा नहीं भाग, आराम से यानी मनुष्य बच जाए। और बताते हैं कि अब ऊंट ज्यादा नहीं भाग सकते क्योंकि तो उनकी दामन लगाई हुई थी, टिका के धुलाई की। और पीछे से कहीं उन सैनिकों ने देख लिया तो बोले कि ऊंटों को कैसे मारा, कन्ने एक आध और खड़े और सिरका दी ये कुटे। क्या आपको पता है कि ये ऊंट किसके हैं कि ये मारवाड़ के महान शासक जसवंत सिंह राठौड़ के ऊंट है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि जसवंत सिंह क्या, जसवंत सिंह का बाप भी आ जाए ना, इस खेत के अंदर ऊंट नहीं बढ़ने चाहिए। आज बढ़ गए, आज के बाद इस खेत में ऊंट नहीं बढ़नी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, तुम पीछे आता है गप्पे मारते आ रहे हो, नुकसान देखो कितना हो गया। बोले कि ऐसे थोड़ी नहीं होता है, यूं और थोड़ा ज्यादा हाई प्रेशर होने लगे। तो बताते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आया, 2 में से 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया, 1 को वही मार दिया। बोले कि ज्यादा बोलना नहीं है। बताते हैं कि मारा तो 1 यहां से भाग गया और ये भागा भागा पहुंच गया जसवंत सिंह के पास। बोले कि महाराज ऐसे ऐसे करके, नाम तो हम नहीं जानते, लंबी लंबी दाढ़ी थी, उसके खेत में ऊंट घुस गए, जैसलमेर के पास ही सीमा पड़ती है, और ऊंटों की भी धुलाई की। और मेरे साथ 2, एक बंदा आपने और भेजा था, उसको 1 को तो उसने मार दिया। मैं एक जैसे तैसे करके जान बचा के आपके पास आया हूं। बहुत भयंकर आदमी है। जसवंत सिंह ने आदेश देते कि जाओ पकड़ के लेके आओ उस बंदे। और बता दें जसवंत सिंह पकड़ के लेके आए तो जसवंत सिंह ने कॉन्फिडेंस में आकर बोला कि तू मुझे एक बात बता कि तूने उस बंदे को मारा कैसे। उसने तो वैसे पूछा कि क्यों मारा, कैसे मारा, कैसे मारा ये बता। तो बता दे कि पास में जो दूसरा बच के आया हुआ था ना, वो पास में खड़ा था, उसको वही मार दिया जसवंत सिंह के सामने कि महाराज मैंने पहले वाले को जैसे इसको मारा है ना, सेम इसी तरीके से पहले वाले को मारा था। जसवंत सिंह देखे कि ये क्या है, मेरे सामने मेरे ही बंदे को। जसवंत सिंह अजीत सिंह नहीं, जसवंत सिंह है क्या, लारे कहानी चल रही है। हाँ, इनके टाइम की घटना ही बता रहा हूँ, ठीक है। मरे बाद आत्मवसा के मैच बिठा ले कोई नहीं, ठीक है। और बताते हैं कि दूसरे को वही मार दिया। अब जसवंत सिंह ने पूछा कि वास्तव में बंदा काम का है, एक राजा के सामने उसी के सैनिक को मारना, या तो ऐसा काम किया था एक अमर सिंह राठौड़ ने, विसा जाके साड़े को ही टपका दिया, रिया ये बंदा जो मेरे सामने मेरे सैनिक को मार दिया। बोले कि तेरे पापा कौन है, आस्करण राठौड़ पास में बैठा था। बोले कि ये बैठे। आस्करण राठौड़ ने बोले, बताते कि डरते ही वहां मना कर दिया कि महाराज ये मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैंने इसको और इसकी मां को बहुत समय पहले मैंने
देश निकाला दे दिया, मैंने छोड़ दिया, ये नहीं है। और बताते कि जसवंत सिंह ने कहा कि आजकरण राठौड़ यही सबसे बड़ी तेरी गलती थी, तूने इनको छोड़ दिया। मैं स्वीकार करता हूं, मैं तेरे को छोड़ता हूं, मैंने इनको स्वीकार किया, मैं तेरे को छोड़ता हूं। आज के बाद में अगर इस गद्दी पर कोई बैठेगा, आजकरण राठौड़ की जगह कोई बैठेगा, तो वो बंदा कौन बैठेगा? वीर दुर्गादास राठौड़ बैठेगा। तब एक पास में कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि आजकरण राठौड़ अगर तू इसको संभाल लेता ना तो बहुत आगे तक जाता। तब उसने बातों बातों में कहा था कि ढोल बाजे चंग बाजे आछी धमक नगाड़ा रही, ढोल बाजे चंग बाजे आछी धमक नगाड़ा रही, आसे अगर दुर्गो नहीं हो तो सुन तो होती सारा रही। क्योंकि इस बंदे ने एक तो जसवंत सिंह के सामने घटना, और दूसरा 30 वर्ष तक अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए जीवन के अंदर अगर संघर्ष किया था किसी बंदे ने, तो वो बंदा कौन था? वीर दुर्गादास राठौड़। यहां तक ही सीमित नहीं, यहां तक भी सीमित नहीं है ये बंदा। इस बंदे ने अपने दुश्मन औरंगजेब, इनके परिवार के जो सदस्य थे सफयुत्तुनिसी और एक पुत्र और था इनका, इन दोनों को ही बताते हैं कि लगभग इस बंदे ने 15 वर्ष तक, हाँ 15 वर्ष तक दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। और गजब की बात और देखो, 15 वर्ष तक इनको पाला पोसा। बच्चे को जब छोटा होता है तो उसको समझ नहीं होती कि मैं कौन से वातावरण एनवायरमेंट में रह रहा हूं। और बताते हैं कि 15 वर्ष तक इस बंदे ने इनको कौन से धर्म में रखा? हिंदू धर्म में रखा था। लेकिन इतिहास आज तक का गवाह रहा है कि जरूरी नहीं है ये, जितने भी शासक हुए हैं, राजा महाराजा थे, उन्होंने कभी भी, चाहे वो दुश्मन है चाहे वो अपने परिवार का है, किसी का ही है, उसकी महिला पुत्रों के साथ कभी भी अत्याचार नहीं किया था। अगर दुश्मनों की महिलाएं हैं तो उनको भी उन्होंने अपने समझकर ही। और बताते कि 15 वर्ष तक इन्होंने हिंदू धर्म में रहा, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको शिक्षा दीक्षा जो दी वो कौन से धर्म की दी? मुस्लिम धर्म की दी थी। और बताते हैं कि 15 वर्ष बाद जब इनको वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब को वापिस दिया कि अब आप अपने संभालो, तब औरंगजेब ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ है कौन, उस बंदे से मुझे मिलाया जाए। और कहा कि एक मौलवी बुलाओ ताकि हम इनको 15 वर्ष तक अगर हिंदू धर्म में रह के आए हैं तो इनको हिंदू धर्म के शिक्षा मिल चुकी होगी, वापिस इनको कौन से धर्म में लेके आए? हम मुस्लिम धर्म के अंदर लेके आए। तब सफयुत्तुनिसी ने कहा था कि मौलवी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें नमाज पढ़नी आती है, हमें कुरान पढ़ना आता है। तब औरंगजेब ने पूछा कि आपको किसने सिखाया? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। तब उसने पूछा कि दिखता कैसा है? आपने देखा है, 15 साल आप साथ रहे हो, आपने देखा होगा है कैसा, रंग रूप सूरत कैसी है उसकी? तब सफयुत्तुनिसी ने कहा था कि बाबो कहर पुकारती जानू नी उणरो भेष, कारण नी निजनैन स्यू देखो नी दुर्गेश। 15 वर्ष हो गए, जब तक मुझे समझ पड़ी है ना, तब से मैंने वीर दुर्गादास राठौड़ को आज तक भी नहीं देखा है कैसा वो। मेरी आंखें तरस रही उस बंदे को देखने के लिए। और बोलते कि वो मेरे से बात करने आता था ना, अगर बोलता था ना सफयुत्तुनिसी से मुझे कोई बात करनी है, बीच के अंदर एक पर्दा लगाता था, फिर बात करता था। एक बार मुझे भी वीर दुर्गादास राठौड़ को देखना, ये था वीर दुर्गादास राठौड़, जो यानी कि अपने दुश्मन को भी अपने परिवार का जैसा ही मानकर, उनके पुत्र जो है, उनका परिवार जो है, उनको भी अपने परिवार का समझकर उनके लिए 15 वर्ष तक संघर्ष करता है। और अजीत सिंह के लिए इसने 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। लेकिन बताते हैं कि जिसका आप ज्यादा भला करोगे, समय आने पर वो बंदा आपको कुछ भी नहीं समझेगा। और बताते हैं कि 30 वर्षों तक अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए इसने संघर्ष किया। जैसे ये शासक बना, बनते वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला देती है कि तू मेरे लायक नहीं। प्रश्न 2 बनेंगे
कि कितने वर्ष तक संघर्ष रहा, तो हम कहेंगे 30 वर्ष तक। एक छोटी सी पहले हेडिंग बनाओ, वीर दुर्गादास राठौड़, इसकी 2-3 बातें लिख लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे अजीत सिंह। लिखो, हेडिंग बनाओ, वीर दुर्गादास राठौड़। समझ में तो आगे कहानी। एक प्रश्न सीधा सा निकलता है यहां से, प्रश्न निकलेगा कि निम्न में से वीर दुर्गादास राठौड़ का संबंध है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवा और साबला। एक तो कौन सा, बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक झालवा और एक साबला, या सालवा कर लो, सालवा कर लो। ये लो, ये प्रश्न बनेगा, 4 ऑप्शन है, सालवा, जोधपुर। ठीक है, झालवा नहीं करना है, ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए आपको झालवा दे सकता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि इनका जन्म जो होता है वो राजस्थान के कौन सी जिले में होता है, सालवा गांव। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा गांव, और सालवा पूछे तो कहां पड़ता है, तो हम कहेंगे जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर। पारिक सर आपके पास में, तैतीस करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां है? सिंपल सा है, साधारण सा, जमा नॉर्मल प्रश्न है, ये समझ लो सूगलो प्रश्न है, दापगे 2 ही पॉइंट बनते हैं। अच्छे तरीके मेरे हिसाब से 5 से 10 बार तो मैं वैसे बता गया, 1 बार 2 बार मैंने लिखवा दिए, 2 क्या ज्यादा, शाबाश। नहीं आ रहा, ऑप्शन दे दो, जूनागढ़, मंडोर, मेहरानगढ़, सोनारगढ़ तो ऑप्शन ही कौन दिए कहाँ था, जूनागढ़, तो फिर साल कहाँ पर है मंदिर, अगर जूनागढ़ में तो साल कहाँ है, 33 करोड़ देवी देवता, क्या पता, बैठ जा। मंदिर कहाँ है, साल कहाँ है, मंदिर मंडोर में, साल मंडोर में, मंदिर कहाँ है, जूनागढ़ में, और साल कहाँ है, मंडोर। ठीक है, जन्म लिखना चाहो तो एक तरफ लिख लो 1638 के अंदर। उपनाम लिखो इस बंदे के, बड़े प्यारे प्यारे उपनाम है इतिहास में इसके, बहुत ही शानदार से। एक कवि आते हैं जिनका नाम है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने मारवाड़ का इतिहास लिखा था शायद, हाँ मारवाड़ का इतिहास लिखा था, 3 भागों में लिखा है, 3 भाग आते हैं G.H. ओझा के आज भी। ठीक है, इन्होंने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती का है, क्या नाम दिया है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती। प्रश्न बनेगा कि G.H. ओझा ने क्या कहा, तो हम कहेंगे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ठीक है, उसके बाद में लिखो राठौड़ों का यूलिसेस, दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे, राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का क्या कहा जाता है, यूलिसेस। ठीक है, और फिर लिख लो मारवाड़ का रक्षक कहा जाता है, मारवाड़ का रक्षक।
मारवाड़ का रक्षक। मारवाड़ का रक्षक। दूसरा लिखो मरुकेशरी के नाम से। ठीक है। चौथा नाम लिखो मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। ठीक है। जन्म कहां होता है? सालवा गांव, जोधपुर के अंदर। G.H. ओझा लेकर जाते हैं अणबिंदिया मोती। और राठौड़ों का क्या कहा जाता है? यूलिसेस। मारवाड़ का रक्षक या मरुकेशरी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं। पिता का नाम लिखना चाहो तो लिखे आस्करण राठौड़। पिता का नाम क्या था? आस्करण राठौड़। यूलिसेस टोड ने कहा था। अब एक बात और बताओ, बताते हैं कि 1707 के अंदर जब वीर दुर्गादास राठौड़ यानी कि अजीत सिंह को शासक बना देते हैं, 30 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? अजीत सिंह के लिए संघर्ष किया था। जब शासक बनते ही अजीत सिंह ने इनको बाहर निकाल दिया, तब ये कहां जाते हैं? कौन से व्यक्ति के पास में गए थे? मेवाड़। मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय के पास। किसके पास जाते हैं? अमर सिंह द्वितीय के पास। लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने तीस वर्षों तक संघर्ष किया। संघर्ष किया जो इतिहास में तीस वर्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन से संघर्ष के नाम से? तो हम कहेंगे 30 वर्षीय संघर्ष। सीधा सीधा से पूछेगा, बहुत बार पूछा गया 30 वर्षीय संघर्ष किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे वीर दुर्गादास अजीत सिंह। किससे संबंधित है? अजीत सिंह से संबंधित है। किया तो किसने था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया था, लेकिन किया किसके लिए था? संबंधित किससे? तो हम कहेंगे अजीत सिंह से संबंधित है। ठीक है। फिर आप लिखें आगे 1707 में शासक बनते ही अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को बाहर निकाल दिया
तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास में शरण ली थी। दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। एक तो शरण लेता किसके पास है, तो हम कहेंगे अमर सिंह के पास में। फिर एक प्रश्न ये बनेगा कि इन्होंने जहां शरण ली वो जगह, तो हम कहेंगे मेवाड़। कहां शरण लेता है, मेवाड़ में, और किसके पास ली, तो हम कहेंगे अमर सिंह। ठीक है, कल हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अजीत सिंह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया, हो जाएगा याद।